नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्माओं के सामर्थ्य को किया नमन। कहा, विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को बढ़ाएगा आगे। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का संबोधन। कहा, पीएम मोदी देश के गांव, गरीबों और किसानों की प्रगति के बारे में करते हैं विचार। विश्वकर्मा योजना मत्स्य पालन क्षेत्र में खोलेगी विकास के नए द्वार। मैंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा, 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से मछुआरों और उनके परिवारों के लिए आय सृजित करने के अवसर होंगे पैदा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की जताई संभावना। गुजरात में मूसलाधार बारिश की आशंका के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र की सोमवार से शुरुआत हो गई। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र छोटा जरूर है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्माओं के सामर्थ्य को किया नमन। उन्होंने कहा, विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएगा। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है, उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे, ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। 17 सितंबर को देश भर में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। इस अवसर पर देश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना देश के कारीगरों, शिल्पकारों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में सफल होगी। तोमर ने कहा कि आजादी के बाद अनेक प्रधानमंत्रियों ने देश का नेतृत्व किया, जिन्होंने अपने अपने समय में देश को आगे बढ़ाने में कुछ न कुछ योगदान दिया ही है, लेकिन मोदी का व्यक्तित्व सबसे अलग है। जहां एक और देश के गरीब, किसान, महिला, दलित, नौजवानों की प्रगति के बारे में मोदी जी विचार करते हैं, वहीं वैश्विक जगत में भारत की साख मजबूत हो, इस मामले में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर 5 साल में 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर गुरु शिष्य परंपरा या हाथों व औजारों से काम करने वाले कारीगरों, शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करते हुए बढ़ावा दिया जाएगा, जो केंद्र का अत्यंत सराहनीय कदम है। जहां एक और देश के गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित, नौजवान की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री जी विचार करते हैं, वहीं उनकी दृष्टि वैश्विक जगत में भारत की साख मजबूत हो, इस मामले में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हम सब जानते हैं, लकड़ी के काम करने वाला जो व्यक्ति परिवार होता है, उसके घर में बेटा स्वाभाविक रूप से अपने परिवार से उस हुनर को सीख लेता है, लेकिन उस हुनर का प्रमाणीकरण नहीं होता, दस्तावेजीकरण नहीं होता, तो उस हुनर की कोई कीमत नहीं होती, उसको बैंक से भी सहायता नहीं मिलती। पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के माध्यम से ये छोटे छोटे हुनर, जिनकी एग्जीबिशन इस सभागार के बाहर लगी हुई भी है, ऐसे लोगों को 1 से 2 लाख रुपए तक के कम ब्याज पर
ऋण की व्यवस्था की गई है, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है और उनके प्रमाणीकरण की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कर्नाटक के मैंगलोर में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। परषोत्तम रुपाला ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभों को साझा करने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ये योजना हमारे सभी पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सभी क्षेत्रों, विशेषकर मत्स्य पालन क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि नाव निर्माता और मछली पकड़ने के जाल निर्माता दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 13,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ ये पहल मछुआरों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आय सृजित करने के अवसर पैदा करने के लिए तैयार है, जो उन्हें सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इस कार्यक्रम में मछुआरों, मछली किसानों, मछली पकड़ने के जाल निर्माताओं और नाव निर्माताओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों सहित 1200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। हिसार के कारीगरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा योजना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक सहायता तो मिलेगी ही और उनके कार्य को बढ़ावा भी मिलेगा। इस योजना से अब वे अपने काम से जुड़े औजार भी खरीद पाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा जो विश्वकर्मा योजना लागू की गई है, इसे मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत हर मजदूर आदमी जो गरीब है, जो कारीगर है लेकिन औजार नहीं खरीद पा रहा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम के तहत 15,000 रुपये देने की जो घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसके अंदर हम ट्रेनिंग भी देंगे 5-7 दिन की, वो बहुत अच्छी बात है। और उस ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइपेंड मिल रहा है 500 रुपये पर डे के हिसाब से, ये बहुत अच्छी बात है। जो योजना लागू की है हम जैसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे जितने भी कारीगर जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फेस कर रहे हैं वो, तो उससे जो ट्रेनिंग जो दी जाएगी इसके, जैसे मतलब कोई कारीगर है उसको सीखने का टाइम नहीं है या कुछ ऐसी नई चीज़ जो वो सीखना चाहता है, तो आप कह रहे हो वो जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के दौरान वो नई चीज़ सीख पाएगा। काफ़ी लोग भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य जानते हैं जिनके पास पैसे का अभाव है और पैसे ना होने के कारण ना औजार खरीद सकते, ना लकड़ी वगैरह खरीद सकते, काम नहीं कर सकते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है इसके तहत लोन वगैरह की सुविधा है और ये सीसी सेंटर पे जाके अप्लाई करना पड़ता है जिससे पैसे मिल जाए, अपना काम शुरू कर सके। इससे ये फ़ायदा होगा जिनके पास औजारों की कमी है, जो औजार नहीं खरीद सकते, ये अगर गवर्नमेंट उनको देगी तो उनका भी भला होगा। देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है इसका मैं धन्यवादी हूँ और ये काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्किल्स ऑन व्हील्स पहल के तहत स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए विशेष बस को हरी झंडी दिखाई। स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के दूरदराज के इलाकों के युवाओं तक पहुंचने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार लाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। स्किल ऑन व्हील विशेष करके डिजिटल स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए, जिसमें भारत एक ग्लोबल कॉम्पिटेंसी डेवलप कर रहा है। भारत की ग्रामीण इलाका में विशेष करके लड़कियों के अंदर डिजिटाइजेशन, डिजिटल एजुकेशन के बारे में आकर्षण बढ़ी है। भारत सरकार की स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री की संस्था NSDC की नेतृत्व में इसको नीचे तक ले जाना, भारत की हर एक इलाका में ले जाना और उसमें स्किल ऑन व्हील एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण भरूच समेत गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग द्वारा मूसलाधार बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। NDRF की टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
राजस्थान के सिरोही में लौटते मानसून ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दर्शाया है। भारी बारिश के कारण माउंट आबू की नदियों और पहाड़ियों में बहने वाले झरने तेज उफान पर हैं। एक तरफ जहां तेज बारिश के चलते स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर्यटक भी काफी परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्व राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया है। इंसान के दिलों तक पेड़ पौधों की खामोश भाषा पहुंचे और वे समझें कि बिन पेड़ जीवन संभव नहीं है। इसके लिए काम कर रहे हैं हरियाणा के 92 वर्षीय सत्यदेव सांगवान, जिन्होंने न सिर्फ खुद करीब 20,000 से अधिक पौधे लगाए हैं, बल्कि अपनी इस मुहिम में अन्य संगठनों को भी शामिल कर 3 लाख से अधिक पौधारोपण किया है। पर्यावरण संरक्षण का जज्बा मन में लिए 92 वर्षीय सत्यदेव सांगवान के समक्ष उम्र कोई मायने नहीं रखती। इस उम्र में भी अपने घर पर पौधे तैयार करते हैं और निःशुल्क वितरित करते हैं। सत्यदेव सांगवान को पर्यावरण बचाने का जज्बा इस कदर चढ़ा है कि वो लगातार 65 वर्षों से लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं। अब तक लाखों पेड़ लगा चुके सत्यदेव सांगवान को लोग पेड़ बाबा के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने अनूठे कार्य से एक मिसाल जो कायम की है। हरियाणा के चरखी दादरी के गांव फतेहगढ़ के रहने वाले सत्यदेव अक्सर अपने बेटे और पोतों को साथ लेकर पौधे लेकर पहुंच जाते हैं और जोहड़ और सार्वजनिक स्थानों पर लगाते हैं। इतना ही नहीं, वो पेड़ लगाने के बाद उनका लालन पालन और पोषण भी अपने खर्चे से ही करते हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद करीब 20,000 से अधिक पौधे लगाए हैं, बल्कि अपनी इस मुहिम में अन्य संगठनों को भी शामिल कर 3 लाख से अधिक पौधारोपण किया है। मेरा एक चाचा था, वो लगाया करता, सावड़िया नाम था उसका, वो मेरे को बताया करता। फिर मैं सीख गया तो फिर मैं लगाता रहा। फिर मैं फौज में चला गया, फिर वहाँ भी लगाया मैंने। फिर चला गया जी मैं नागालैंड में, वहाँ भी लगाया। मैं जीत गया ने। लाल किले में रहा मैं, लाल किले में भी मैंने लगाया जी। तो मैं वहाँ जहाँ भी रहा मैं वहाँ पेड़ों को लगा रहता। मेरे को बहुत ज्यादा शौक है। सत्यदेव लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने का आह्वान करते हैं और जो लगे हुए हैं उन्हें भी अपने बेटे बेटियों की तरह रक्षा करने का संकल्प दिलाते हैं। वो अपने घर पर ही नर्सरी तैयार करते हैं और हर वर्ष बारिश के दिनों में जगह जगह घूमकर बड़ और पीपल के पेड़ लगाते हैं। पेड़ बाबा की इस मुहिम में अब उनसे प्रेरणा लेकर उनका परिवार भी जुड़ गया है। उम्र के इस पड़ाव में भी पर्यावरण बचाने के लिए सत्यदेव सांगवान का जज्बा सराहनीय है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा से इंद्रवेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुजरात में केवड़िया में एक विशेष मियावाकी जंगल विकसित किया गया है। इसे टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी जाना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने इसका लोकार्पण किया। इसे बनाने के लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के साथ इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करना है। एकड़ में फैलने में इस मियावाकी जंगल को कई भागों में बांटा गया है। इसमें टिम्बर, फ्रूट, मेडिसिनल और फ्लोरल गार्डन शामिल हैं। दूर दूर तक जहां देखो हरियाली ही हरियाली है। गुजरात के कच्छ जिले के भुज में ये है अपनी तरह का सबसे बड़ा जंगल। गुजरात के भुज में भूकंप पीड़ितों की याद में बने इस मियावाकी जंगल की खास बात यह है कि कुछ सालों पहले तक यहाँ बंजर जमीन थी। जहां तक नजर जाए बस वीरानी ही वीरानी थी, लेकिन अब उसकी जगह ले ली है इस खूबसूरत जंगल ने। इसे नाम दिया गया है स्मृति वन। जी हां, भूकंप पीड़ितों की याद में बना है ये स्मारक वन, जिससे भुजिया पहाड़ी अब हरी चादर से ढकी हुई है। इससे गुजरात का ग्रीन कवर तो बढ़ा ही है,
भुज की सुंदरता में इजाफा हो गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में इस प्रयास की सराहना की। एकता नगर में ये जो मियावाकी वन बनाया गया है, इसकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एकता नगर की परिकल्पना उनके विजन से हुई है और उनका विजन यह है कि इस स्थल को इस तरीके से बनाया जाए कि यहाँ आने वाले लोग एक तो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, यहाँ पर जितने भी अट्रैक्शंस बनाए गए हैं उसका आनंद लें, इससे एक संदेश लें और इससे प्रेरणा लेकर और जगह पर भी इस प्रकार के वनों का निर्माण हो। हमारे यहाँ पर जो ऑन सीजन है उसके अंदर लगभग 6000 तक पर्यटक इसको देखने के लिए हर मंथ आ रहे हैं और ऑफ सीजन में भी हम देख रहे हैं 2-2.5 हजार से ज़्यादा व्यक्ति हर महीने इस वन को देखने के लिए आ रहे हैं। बाकी जंगलों को बनाने में सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन कम समय में 1.5-2 साल में जंगल बना है। एकदम प्रकृति यहाँ पे आज खिली हुई है और मैं तो उल्लेख करता हूँ ऐसे जंगल घने और बनने चाहिए और लोगों को एक नम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे जंगलों में आपको विजिट करनी चाहिए। और सही में एक अविस्मरणीय जगह थी और हमको ये जान के मतलब ये देख के इतना खुशी हुआ। मोदी जी ने जो बनाया मियावाकी में वो हम देख के बहुत खुश हो गए। देखा कि ऐसा तो मोदी जी बना सकते और कोई नहीं बना सकता, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा और घने जंगल शॉर्ट टाइम में बनना चाहिए ताकि हम लोग विजिट कर सके और उसका आनंद ले सके। यूं तो जंगल होना सामान्य बात है, लेकिन ये अपनी तरह की अनूठी और बड़ी कोशिश है जिसे कच्छ जिले के भुजिया डूंगर में बंजर जमीन पर तैयार किया गया है। एकड़ में फैले इस मियावाकी जंगल को कई भागों में बांटा गया है। इसमें टिम्बर, फ्रूट, मेडिसिनल और फ्लोरल गार्डन शामिल है। यहाँ मियावाकी पद्धति से पिछले 2 वर्षों में 117 प्रकार के लगभग 3 लाख पेड़ों की खेती की गई है। निकट भविष्य में यहाँ 40 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना है। जो जगह कभी बंजर हुआ करती थी आज एक खूबसूरत स्मृति वन में तब्दील हो गई है। यही तो है जज्बा है हमारे देश के लोगों का। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कच्छ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी और तराई इलाकों के किसान इस समय सभी फसलों के अलावा सब्जियों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ गन्ने को सूखी पत्तियों से बांधें। इसके अलावा यहाँ अरहर को रोगों से बचाने के लिए खेतों से खरपतवार साफ करें। वहीं उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क और मध्य मैदानी इलाकों में इस समय अगैती फूल गोभी की रुपाई करें। यही ये समय खरीफ धनिया की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और मध्य मैदानी इलाकों में ही धान के खेतों में यदि कीट का प्रकोप दिखाई दे तो सिंचाई न करें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। यही इस समय मक्का, मूंग और उड़द की फसल पकने की अवस्था में है। ऐसे में किसान खेतों में सिंचाई या कीटनाशकों का प्रयोग न करें। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, अगैती फूल गोभी, पत्ता गोभी और गेंदा की पौध की उचित नमी की स्थिति में तैयार खेत में रुपाई जारी रखें। यहीं अरहर, मूंग और उड़द में खरपतवार नियंत्रण करें। इसके साथ ही यह खरीफ प्याज की रुपाई के लिए ये समय उपयुक्त है। बुंदेलखंड में ही अरहर, मूंग और उड़द की फसलों में निराई गुड़ाई करें। साथ ही यहाँ के किसानों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में उड़द, मूंग और बाजरा की फसलों में सिंचाई और खेतों से खरपतवार साफ करें। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में टमाटर की नर्सरी तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ सब्जियों की नर्सरी में कीटों की निगरानी करते रहें। यही कद्दू की बेलों को सड़ने से बचाने के लिए उन्हें उठाने की उचित व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी और विंध्य क्षेत्र में खड़ी फसलों में निराई गुड़ाई के अलावा नाइट्रोजन का छिड़काव करें। इसके अलावा यहाँ परवल की रुपाई करें। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहाँ बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करें। इसके साथ ही यहाँ खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। धनिये की खेती के लिए
दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सही है कि पुराने संसद भवन के निर्माण करने का निर्णय विदेश शासकों का था, लेकिन इस भवन के निर्माण में परिश्रम और पैसे देशवासियों का ही लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद का ये पुराना भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत की लोकतांत्रिक यात्रा का स्वर्णिम युग है। पीएम ने कहा कि सदन से विदाई लेना एक बेहद भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें उसे कुछ पल के लिए झंझोर देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता से पूरा भारत गौरवान्वित है। भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, वो देश और दुनिया को प्रभावित कर रहा है। 5 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत से पहले पीएम ने कहा कि G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही हैं। संसद के विशेष सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष के सारे सवालों का जवाब हमने सर्वदलीय बैठक में दे दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 की अध्यक्षता के लिए देश को बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता पूरे विश्व के लिए समावेशी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शिमला में शुरू। इससे 7 बैठकें होंगी। ये सत्र 25 तारीख तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में प्राकृतिक आपदा पर चर्चा होगी। केरल में निपाह वायरस के संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार सतर्क हैं। केरल स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि कोझिकोड में निपाह वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। रक्षा मंत्रालय ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इन बैलिस्टिक मिसाइलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। ये फैसला हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में लिया गया।
गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच वाराणसी में गणेश चतुर्थी से पहले पंडालों में स्थापित होने वाली मूर्तियों को मूर्तिकार अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। लोगों में गणेश चतुर्थी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।